नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपका स्वागत है टॉप अपडेट में। सोमवार को दोपहर 2 बजे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। इस पर आज चर्चा जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। सैन्य बलों को कार्रवाई की पूरी छूट दी गई थी। सेना ने आतंकी ठिकानों को चूर चूर किया। बता दें, उन्होंने सदन में ऑपरेशन महादेव का भी जिक्र किया। शाह ने कहा कि सुलेमान मारा गया है, जो लश्कर का आतंकी था। बैसरन घाटी में जिन्होंने आतंकी घटना को अंजाम दिया, वो तीनों मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बैसरन घाटी में 26 लोगों की हत्या में शामिल तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है। शाह ने बताया कि 22 मई को खुफिया एजेंसी आईबी को दाक्षी गांव क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की ह्यूमन इंटेल से सूचना मिली। इस जानकारी की पुष्टि के लिए 22 मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास की गए। सेना के जवान ऊंचाई पर सिग्नल पाने के लिए घूमते रहे। आखिरकार 22 जुलाई को सेंसर के माध्यम से आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस और सेना ने मिलकर आतंकियों को घेरने की कार्रवाई शुरू की। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। आतंकी सुलेमान, जिब्रान और अफजाल को मार गिराया गया। आतंकियों के पास से 3 राइफलें बरामद हुई, जिनमें AM-9 अमेरिकन राइफल और 2 AK-47 शामिल हैं। बरामद राइफलों में वही हथियार भी शामिल है जिसका इस्तेमाल पहलगाम हमले में किया गया था। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले में चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए 26/11 हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण और द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को अमेरिका द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित करने को भारत की महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत बताया। आपको बता दें कि TRF ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। एस जयशंकर ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग मानते थे कि 26/11 के आतंकवादी हमलों के बाद कोई कार्रवाई नहीं करना सबसे अच्छी प्रतिक्रिया थी, ये वे सवाल उठा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया। उन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार की TRF का बचाव करने तथा इस आतंकवादी संगठन को चर्चाओं और बयानों से बाहर रखने के बारे में की गई पिछली टिप्पणियों को याद दिलाया। उन्होंने कहा, जब 25 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले पर बहस कर रही थी, तब तक TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी 2 बार ली थी। पाकिस्तान TRF के बचाव में आगे आया। पाकिस्तान ने TRF का जिक्र चर्चा से बाहर रखने की कोशिश की। दरअसल पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अपनी संसद को बताया कि यह बहिष्कार एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। सपा सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। मौलाना साजिद रशीदी की ओर से डिंपल यादव पर दिए गए विवादित बयान को लेकर भाजपा उग्र हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार को एनडीए के सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। एक तरीके से एनडीए के सांसदों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अब इस पूरे मामले पर खुद सपा सांसद डिंपल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। एनडीए के सांसदों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर डिंपल यादव ने सधे अंदाज में अपनी बात रखी। इसके साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी को नसीहत भी दी। डिंपल ने कहा कि बीजेपी के लोग मणिपुर का मसला क्यों नहीं उठाते हैं। आपको बता दें, FIA अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी द्वारा खुद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी और उस पर भाजपा के विरोध पर सपा की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि बेहतर होता अगर वे मणिपुर की घटना पर विरोध करते, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। बेहतर होता अगर वे मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े होते। गौरतलब है कि टीवी डिबेट के दौरान बोलते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव की मस्जिद में उपस्थिति पर सवाल खड़ा किया। इसके बाद उन्होंने डिंपल यादव के पहनावे को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। इस बयान को आधार बनाते हुए एनडीए के सांसदों ने आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि मौलाना साजिद रशीदी अब भी अपने बयान पर कायम है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर मनेर प्रखंड के पंचायत सचिव संदीप कुमार को फोन पर धमकाने का आरोप लगा है। सचिव संदीप कुमार ने इस मामले में पटना स्थित SC/ST थाने में भाई वीरेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सचिव का आरोप है कि विधायक ने उन्हें फोन कर गाली गलौज की और सरकारी काम में बाधा डालते हुए धमकी दी।
मामला दर्ज होते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भाई वीरेंद्र का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने विधानसभा क्षेत्र मनेर के एक स्थानीय पंचायत सचिव को एक काम के लिए फोन पर धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ बहराइच के तत्वावधान में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ एवं जिला चिकित्सालय बहराइच के संयुक्त सहयोग से पत्रकारों व समाज सेवियों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर संघ के जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के आवास पर आयोजित किया गया। इसमें संगठन के पदाधिकारी, प्रदेश मंत्री सदन खान, जिला अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज खान, जिला उपाध्यक्ष अजय कश्यप, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप यादव, जिला महामंत्री नंद कुमार, सचिव अजीत यादव, तहसील मंत्री आदि लोग मौजूद रहे। यमन में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही भारत की निमिषा प्रिया के बारे में कई सारी गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। सूत्रों के अनुसार निमिषा की फांसी रद्द नहीं हुई है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को मर्डर केस के मामले में यमन की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि आखिरी समय पर फांसी को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार ने दावा किया कि निमिषा की फांसी पहले रोकी गई थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। सना में हाई लेवल बैठक के बाद यमन ने निमिषा की फांसी रद्द करने का फैसला लिया है। 17 जुलाई को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा था कि भारत ने निमिषा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। विदेश मंत्रालय ने निमिषा के परिवार की मदद करने के लिए वकील भी नियुक्त किया। शरिया कानून के मुताबिक निमिषा को बचाने के सभी हथकंडे अपनाए गए। निमिषा की फांसी को कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में स्टंटबाजी का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद स्टंट के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। हाल ही में अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करने का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। वीडियो में दिखाई दे रहा था कि एक युवक ट्रैक्टर पर खतरनाक स्टंट कर रहा था, जो न केवल खुद के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गांव दयालवली निवासी रिंकू को गिरफ्तार किया है और उसका ट्रैक्टर एमबी एक्ट के तहत सीज कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने स्टंटबाजी करने वाले युवक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की। न्यायालय में पेशी के दौरान पुलिस ने युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने इस प्रकार के खतरनाक स्टंट की रोकथाम के लिए कड़ी चेतावनी दी है और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। उत्तर प्रदेश के करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग के सेमरहना गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेंदुए ने घर के बाहर बैठी 14 वर्षीय बालिका संजना पर हमला कर दिया। ये दर्दनाक घटना उस समय हुई जब संजना अपने घर के बाहर बैठी थी। तेंदुए ने अचानक आकर उस पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों ने देखा कि संजना पर तेंदुए ने हमला किया है, जो तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। हालांकि चिकित्सकों ने घायल बालिका की हालत गंभीर बताते हुए इलाज शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश संजना की मौत हो गई। वहीं इस घटना ने पूरे गांव को गहरे शोक में डुबो दिया है। वन विभाग की टीम ने घटना के बाद मौके पर पहुंचकर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए का व्यवहार इस प्रकार का दुर्लभ है और वे इसे पकड़ने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को जंगल में जाने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के यादव चौराहा स्थित मिस्टर मोबाइल सेंटर में सोमवार की देर रात आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। घटना रात करीब 12:15 पर हुई। दुकानदार अशोक कुमार मिश्रा अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचे थे। कुछ ही देर बाद पड़ोसी ने सूचना दी कि उनकी दुकान में आग लग गई है। जब तक दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचे तब तक आग की लपटें तेज हो चुकी थीं। फायर कर्मियों को सूचना दी गई, लेकिन पानी न होने के कारण काफी दिक्कत हुई। इससे आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आसपास के लोगों ने भी बाल्टी से पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब तक दुकान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुकी थी। दुकान मालिक अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि इस घटना में उनकी
सारी पूंजी नष्ट हो गई है। इस आगजनी में 50 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान है। यूपी में मानसूनी बारिश पूरे प्रदेश में जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड के कुछ जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने से बीते 24 घंटों में पूर्वी यूपी के विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली। सोमवार को प्रतापगढ़ में सर्वाधिक 85 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जौनपुर में 69.2 और अमेठी में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। इस वहीं गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार के लिए बुंदेलखंड और आगरा क्षेत्र के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं पश्चिमी यूपी के 29 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल एक सप्ताह तक यूपी के तराई इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। देश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें लबालब हैं। जल भराव की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त है। सुबह घर से निकलने वाले लोगों को बारिश के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगहों पर जल भराव के कारण जाम की भी स्थिति है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में दोपहर तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव तो मानो दिल्ली वालों के लिए अब आम बात हो चुकी है। बुराड़ी इलाके में भी कई सड़कें बारिश के पानी से लबालब हैं। पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि सड़क दिखाई तक नहीं दे रही है। कई जगहों पर गड्ढे हैं और पानी भरने की वजह से वह गड्ढे भी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हादसों का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दिल्ली के आईटीओ, धौला कुआं, नरेना पटेल नगर, विजय चौक, जंगपुरा और रोहिणी में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जाम लगा है। दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम की वजह से सुबह के समय ऑफिस जाने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके में भूस्खलन की वजह से त्रासदी आ गई। भूस्खलन की चपेट में कई मकान, सड़कें और दर्जनों वाहन आ गए हैं। मंडी से जोगिंद्रनगर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश ने फिर तबाही मचाई है। बादल फटने से इस बार मंडी शहर के विभिन्न स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। मंडी शहर के जेल रोड में अभी तक 3 लोगों की पानी के बहाव में बहने से मौत की पुष्टि हुई है। एक महिला का शव मलबे में दबी गाड़ियों के बीच में फंसा हुआ था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। एक महिला लापता बताई जा रही है। जेल रोड में पुलिस, एनडीआरएफ की ओर से बचाव अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अभी तक बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इस मामले में इंडिया इंग्लैंड से काफ़ी आगे है। सीरीज का आखिरी मैच 31 जुलाई से खेला जाएगा। भारत बनाम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अभी तक बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिला है। दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मिलकर वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। शुभमन गिल ने एक ही टेस्ट में 400 से अधिक रन बनाकर इतिहास रच दिया, तो बेन स्टोक्स ने एक टेस्ट में 5 विकेट लेने के साथ शतक लगाकर अपना नाम भी इतिहास के पन्नों पर लिखवाया। इंग्लैंड की पिच गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, जबकि बादलों से घिरे आसमान में पिच पर स्विंग और सीम भी देखने को मिलता है। अभी तक खेले गए चारों टेस्ट में मौसम विभाग की संभावना वाला ही रहा, बादल भी रहे, लेकिन इन मुश्किल कंडीशन में भी बल्लेबाजों का ही डंका बजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर दावा किया कि यदि उन्होंने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता और सभी व्यापार वार्ताओं को रोकने की धमकी नहीं दी होती तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया होता। स्कॉटलैंड में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ आधिकारिक वार्ता से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया भर में 6 बड़े युद्धों को रोकने के लिए कदम उठाने का श्रेय लिया। सुक्को रेलवे मंडल के अधीक्षक जमशेद आलम ने बताया कि जाफर एक्सप्रेस पेशावर से क्रेटा की ओर जा रही थी, तभी शिकारपुर के पास सुल्तानपुर में रेलवे ट्रैक पर एक विस्फोट हुआ। इस धमाके के कारण ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेल संचालन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया।
हादसे की सूचना मिलते ही सुखपुर से बचाव दल को तुरंत रवाना किया गया, जहां बचाव दल ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया। रूपाली गांगुली को शो अनुपमा में देखा जाता है। इस शो में वो लीड रोल निभा रही है। उन्होंने अनुपमा की क्योंकि सास भी कभी बहू थी से तुलना पर रिएक्ट किया है। एकता कपूर का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का दूसरा सीजन आने वाला है। शो 29 जुलाई यानी आज से रात 10:30 से शुरू होगा। इस शो को आप स्टार प्लस पर देख सकते हैं। सीरियल में स्मृति ईरानी लीड रोल निभाएंगी। स्मृति ईरानी एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। उनका शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक बार फिर लौट रहा है। आइए आपको इस बारे में बताते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की जब से अनाउंसमेंट हुई है, तब से लोगों में इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेज है। हर कोई शो के शुरू होने का इंतज़ार कर रहा है। लोगों को अभी से पुराने दिन याद आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों ने तो पुराने एपिसोड ऑनलाइन देखने भी शुरू कर दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।